हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग वैल्यूएशन के बारे में। कि ऐसी गारंटी जो या तो पार्टनर ने फर्म को दी, या फिर फर्म ने पार्टनर को दी, या फिर एक पार्टनर को किसी दूसरे पार्टनर के द्वारा दी गई गारंटी किसके कंटेक्स्ट में? गारंटी मिनिमम प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में। तो उस मिनिमम प्रॉफिट का ट्रीटमेंट और वैल्यूएशन किस तरह से होगा। सबसे पहले बात करें गारंटी प्रॉफिट होता क्या है। तो बच्चों, गारंटी प्रॉफिट का मतलब एक अश्योरेंस जो प्रोवाइड किया गया है, जो दिया गया है, या तो पार्टनर के द्वारा पार्टनर को, या तो अश्योरेंस दिया है पार्टनर ने पार्टनर को, या अश्योरेंस दिया है पार्टनर ने फर्म को, या अश्योरेंस दिया है फर्म ने पार्टनर को। और किस कंटेक्स्ट में अश्योरेंस? अश्योरेंस अबाउट दी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को कि आपको कम से कम इतने अमाउंट का प्रॉफिट होगा। गारंटी दी है पार्टनर ने फर्म को कि मेरी वजह से कम इतना प्रॉफिट होगा। गारंटी दी है फर्म ने पार्टनर को, फर्म का मतलब सभी पार्टनर ने मिलके एक पार्टनर को कि आपको कम से कम इतने अमाउंट का प्रॉफिट होना है। गारंटी दी क्यों जाती है? यदि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, क्योंकि पहले पार्टनर, जैसे सपोज एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है। अब ये पार्टनर ए पार्टनर बी को गारंटी देता है कि आपको कम से कम इतने अमाउंट का एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल 5000, इतने अमाउंट का प्रॉफिट होगा। गारंटी दी क्यों जा रही है? क्योंकि ए को लगता है कि बी की वजह से फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, फर्म का आने वाले समय में ग्रोथ ज्यादा रेट से होगी। दूसरा, गारंटी पार्टनर फर्म को क्यों देता है? क्योंकि पार्टनर फर्म से ये कहता है कि आप मुझे यदि फर्म में एडमिट करेंगे, यदि एक व्यक्ति फर्म में पार्टनर के फर्म में एडमिट होगा तो उसकी वजह से फर्म की सेल्स इंप्रूव होगी। इनकेस फर्म की सेल्स इंप्रूव नहीं हुई, इनकेस फर्म के प्रॉफिट इंप्रूव नहीं हुए, तो ये पर्सन पर्सनली रेस्पॉन्सिबल रहेगा। इसीलिए पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि मुझे फर्म में एडमिट करो, मेरी वजह से इतना प्रॉफिट होना ही होना है। इनकेस प्रॉफिट नहीं होता है, मैं पर्सनली लायबल रहूंगा, मेरी कैपिटल में से आप उतने अमाउंट का जो मैंने गारंटी दी थी वो डिडक्ट कर सकते हैं। तीसरा, जब गारंटी दी है फर्म ने पार्टनर को, ये सेम गारंटी है पार्टनर टू पार्टनर वाली, लेकिन यहाँ पर फर्म के द्वारा पार्टनर को गारंटी दी गई है। फर्म मतलब एग्जिस्टिंग जितने भी पार्टनर्स हैं एक्सेप्ट गारंटीड पार्टनर, वो मानी जाएगी गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर। वापस गारंटी दी क्यों जा रही है? क्योंकि जो पार्टनर है उसकी वजह से बाकी सारे पार्टनर को लगता है कि फर्म के प्रॉफिट आने वाले समय में इंक्रीज होंगे। यही बात करता है इन कंटेक्स्ट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी अर्नड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड इफ प्रॉफिट इज नॉट एज पर दी गारंटी। गारंटी दी जा रही है मिनिमम प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में कि उस पर्टिकुलर फर्म पर्टिकुलर पार्टनर को एक मिनिमम अमाउंट का प्रॉफिट होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। इनकेस ऐसा नहीं होता है, इफ प्रॉफिट इज नॉट एज पर दी गारंटी, देन पार्टनर जिसने गारंटी दी है, या तो गारंटी मिली होगी पार्टनर को या गारंटी मिली होगी फर्म को, तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो उस डेफिशिएंसी के अमाउंट को बियर करेगा। देन द पर्सन हु प्रोवाइड गारंटी हैव टू बियर सच डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब जैसे पार्टनर ए ने पार्टनर बी को 5000 रुपए के प्रॉफिट की गारंटी दी फॉर एग्जांपल, लेकिन बी को प्रॉफिट हुआ केवल 4000, तो जो गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है, इसे बोलेंगे डेफिशिएंसी। और ये एज पर दी कंडीशन मेरे एग्जांपल में पार्टनर ए को बियर करना होगा। तो सर क्या हमें इस पूरे गारंटी प्रॉफिट वाले टॉपिक में इस डेफिशिएंसी का अमाउंट निकालना है? बिल्कुल, मुझे डेफिशिएंसी का अमाउंट ही तीनों केसेस में अलग अलग फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले बात करें, जब गारंटी दी जा रही है पार्टनर के द्वारा पार्टनर को या फिर फर्म के द्वारा पार्टनर को, जब गारंटी दी जा रही है एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर को, या फिर गारंटी दी जा रही है पूरी फर्म के द्वारा एक पार्टनर को, उस केस में कहता है हो सकता है जो गारंटी है, जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है वो नेट प्रॉफिट पर बेस्ड है। हो सकता है मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है डिविजिबल प्रॉफिट पर बेस्ड। जैसे मेरे एग्जांपल में ए ने बी से वादा किया कि आपको नेट प्रॉफिट में से कम 5000 रुपए का शेयर मिलेगा। इनकेस नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल रहूंगा। इस वाले केस में जो फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसमें से शेयर कैलकुलेट करेंगे गारंटीड पार्टनर का। मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, नंबर वन इज गारंटीड, नंबर सेकंड इज गारंटीइंग। जो गारंटीड पार्टनर है वो गारंटीड पार्टनर जिसे गारंटी मिली है उसे बोलते हैं, और गारंटीइंग पार्टनर जिस पार्टनर के द्वारा गारंटी दी गई है। तो जो गारंटी पार्टनर्स को प्रोवाइड की गई है हो सकता है नेट प्रॉफिट बेस्ड हो सकता है डिविजिबल प्रॉफिट बेस्ड हो। या नोट में कहता है इन बोथ दी केसेस, दोनों केसेस में वी हैव टू कैलकुलेट वेदर फर्म अर्नड एडिक्वेट प्रॉफिट। सर मुझे अकाउंटिंग वैल्यूएशन करना है इसके रिगार्डिंग कि क्या फर्म ने उतना प्रॉफिट कमाया जितने प्रॉफिट की गारंटी दी थी। तो हमें कैलकुलेट करना है
जिस पार्टनर को गारंटी मिली है, मतलब गारंटीड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट का, कि उसे कितना प्रॉफिट मिला वास्तव में और कितना मिलना चाहिए था। इन बोथ दी केसेस वी हैव टू कैलकुलेट वेदर फर्म अर्न्ड एडिक्वेट प्रॉफिट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट दैट कवर गारंटी गिवन टू गारंटीड पार्टनर, जैसे गारंटी दी गई है बाय गारंटिंग पार्टनर। और वो भी हमें अब फॉलोइंग स्टेप्स अप्लाई करने होंगे जो आगे वाली स्लाइड में आने वाला है। वापस एक बार बता दूं, ये बात कर रहे हैं पहले केस और तीसरे केस के बारे में, जब गारंटी दी है पार्टनर ने पार्टनर को, जब गारंटी दी है फर्म ने पार्टनर को। हो सकता है वो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी नेट प्रॉफिट पर बेस्ड हो सकता है वो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी डिविजिबल प्रॉफिट पर बेस्ड हो। तो दोनों ही केसेस में मुझे अकाउंटिंग वैल्यूएशन के फॉर्म में कैलकुलेट करना है क्या उस पार्टनर के लिए फर्म ने उतने अमाउंट का प्रॉफिट जितनी गारंटी दी थी कमाया या नहीं। अगर कमाया है तो अच्छी बात है, फिर वहां पे मुझे फर्दर गारंटी प्रॉफिट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी होगी। लेकिन फर्म ने उतना प्रॉफिट पार्टनर के लिए नहीं कमा पाया जितना हमने गारंटी दी थी, उस केस में गारंटी प्रॉफिट के प्रोविजन अप्लाई होंगे, उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गारंटी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होगा। अब सबसे पहली बात, यदि नेट प्रॉफिट पर बेस्ड है तो हमें किस तरह से अकाउंटिंग वैल्यूएशन करना है। तो स्टेप नंबर 1 है, मुझे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, सारे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब ऐसे आइटम्स जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो एडजस्ट करने के बाद, हो सकता है क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन हो सकता है क्वेश्चन में मुझे किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी का रेंट गिवन हो सकता है क्वेश्चन में मुझे मैनेजर का कमीशन गिवन हो। तो मुझे सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट विच आर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने सारा एडजस्टमेंट करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 2, अब मुझे जिस पार्टनर को गारंटी दी है, जिसे मैं बोल रहा हूं गारंटीड पार्टनर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट पर बेस्ड है गारंटी, तो नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन में से जो जो प्रॉफिट उसे मिलेगा, हो सकता है उसे सैलरी मिल रही हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो सकता है उसे कमीशन मिल रहा हो। तो ये वाला एप्रोप्रिएशन पार्ट प्लस जो रिमेनिंग शेयर जिसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, उस डिविजिबल प्रॉफिट में से पार्टनर का रेस्पेक्टिव शेयर और निकालना होगा। तो ये हो गया मेरा गारंटीड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट। इसे मैं कंपेयर करूंगा उस अमाउंट के साथ जितनी गारंटी पार्टनर को दी गई है। तो स्टेप नंबर 3 मुझे डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो जितनी गारंटी पार्टनर को दी गारंटीड प्रॉफिट माइनस जो प्रॉफिट एक्चुअल में कैलकुलेट हो गया है स्टेप नंबर 2 से। इनकेस वैल्यू आती है पॉजिटिव तब बोलेंगे डेफिशिएंसी, तब मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गारंटी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करना होगा। इनकेस गारंटी प्रॉफिट कम रहा, प्रॉफिट मिल गया ज्यादा, तो याद रखेंगे यहां पर मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, मैक्सिमम प्रॉफिट की नहीं। फर्म ने वादा किया था 5,000 रुपए का प्रॉफिट मिल गया 6,000, तो फिर फर्दर गारंटी प्रॉफिट का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। गारंटी प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट केवल उस केस में होगा जब गारंटी प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है और एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है कम। दूसरा केस जब बेस्ड है डिविजिबल प्रॉफिट, बच्चों दोनों ही केसेस में चाहे नेट प्रॉफिट पर बेस्ड हो या डिविजिबल प्रॉफिट पर बेस्ड हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों केस में सेम रहेगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट पर बेस्ड है, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद आया है। तो मेरा पहला स्टेप, मुझे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद, चाहे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, सैलरी हो, कमीशन टू पार्टनर्स हो, सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद मैंने निकाल दिया डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट में से गारंटीड पार्टनर का शेयर निकालूंगा। स्टेप नंबर 1, डिविजिबल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करूंगा गारंटीड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहां से मेरा आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ गारंटीड पार्टनर। स्टेप नंबर 3, वापस डेफिशिएंसी निकाल देंगे। किस तरह से निकालेंगे, जितनी गारंटी दी थी इसमें से माइनस कर लेंगे स्टेप नंबर 2 मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां से आ गया मेरा डेफिशिएंसी। वापस यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है, डेफिशिएंसी का अमाउंट आता है, उस केस में ही गारंटी प्रॉफिट के आगे वाला ट्रीटमेंट फॉलो करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। सर क्वेश्चन साइलेंट है, केवल लिखा हुआ है पार्टनर को गारंटी मिली है, ये नहीं दिया डिविजिबल प्रॉफिट पर बेस्ड है या नेट प्रॉफिट पर बेस्ड है। तो बच्चों हर बार आप लोग अप्लाई करोगे डिविजिबल प्रॉफिट वाला अकाउंटिंग वैल्यूएशन और डिविजिबल प्रॉफिट वाला ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन बस वैल्यूएशन। यदि क्वेश्चन साइलेंट है, ये गिवन नहीं है, पार्टनर को गारंटी जो दी गई है किस प्रॉफिट पर बेस्ड है वो, तो हमेशा मानेंगे डिविजिबल प्रॉफिट पर बेस्ड है। तो डिविजिबल प्रॉफिट वाला लगाऊंगा अकाउंटिंग वैल्यूएशन करने का तरीका, और इसी का रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब गारंटी दी है पार्टनर ने पार्टनर को या गारंटी दी है फर्म ने पार्टनर को, दोनों केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगा। क्या अकाउंटिंग रहने वाली है, जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है
उनका कैपिटल अकाउंट करूंगा मैं डेबिट, जिन्हें मैं बोलता हूं गारंटीइंग पार्टनर्स, और जिस पार्टनर को गारंटी मिली है जिसे हम बोलते हैं गारंटीड पार्टनर, उसे करेंगे क्रेडिट। तो मेरी नेट एंट्री रहेगी गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल यदि मेथड फ्लक्चुएटिंग है, करंट यदि मेथड फिक्स्ड है, टू गारंटीड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। यहां पर कुछ नोट भी हमें याद रखना है। ऊपर वाली एंट्री गारंटीइंग पार्टनर डेबिट टू गारंटीड पार्टनर वो केवल तब होगी जब फर्म में लॉस है। इन केस फर्म प्रॉफिट में है तो वहां पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही नेट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पार्टनर्स के बीच में। ये बात आपको समझ में आएगी जब मैं फर्दर क्वेश्चंस करूंगा सॉल्व तब। नोट पहला वही कहता है, अबव एंट्री विल बी पास्ड ओनली व्हेन फर्म इनकरिंग लॉसेस। जब फर्म लॉसेस में है केवल तब ऊपर वाली एंट्री पास होगी। सर लॉसेस वाले केस में मुझे पहले P&L से क्या लॉस राइट ऑफ करना होगा? बिल्कुल। लॉसेस वाले केस में सबसे पहले मुझे जो लॉस आया है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बांट दूंगा पार्टनर्स के बीच में, और फिर जिस पार्टनर को गारंटी दी थी उसके गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इसमें से माइनस करूंगा उसके नेगेटिव प्रॉफिट की वैल्यू, मतलब लॉस वाली वैल्यू। तो दोनों आइटम हो जाएंगे प्लस, जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट के थ्रू ये एंट्री होगी। जिन पार्टनर ने गारंटी दी उनका अकाउंट डेबिट, और जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसका अकाउंट क्रेडिट। रेशियो इन केस यदि एक से ज्यादा पार्टनर ने गारंटी दी है, हो सकता है क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, गारंटी किस रेशियो में दी गई है। इन केस गिवन नहीं है तो हमेशा उनका जो ओल्ड रेशियो होगा वो गारंटीड रेशियो मान लिया जाएगा। इन केस एक पार्टनर ने गारंटी दी है तो वहां पर रेशियो निकालने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। Above entry will be passed only when firm incurring losses in current year or profit share of guaranteeing partner is insufficient। इसके बारे में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे प्रैक्टिकल तब बात करेंगे। अदरवाइज लाइन कहती है यदि गारंटीइंग पार्टनर जिसने गारंटी दी है उसका प्रॉफिट शेयर इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट का मतलब मैंने पहले P&L एप्रोप्रिएशन में जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो बांट दिए सारे पार्टनर्स में। अब जिस पार्टनर को गारंटी दी गई थी उसे एक्स्ट्रा अमाउंट जो कम आ रहा है डेफिशिएंसी का, वो जिस पार्टनर ने गारंटी दी उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कर देंगे माइनस। जैसे मेरे एग्जांपल में पार्टनर ए ने पार्टनर बी को गारंटी दी 5,000 रुपए के प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सपोज पार्टनर बी का जो अमाउंट आया वो आया केवल 1,000, डेफिशिएंसी आई मतलब 4,000, और पार्टनर ए को अब 4,000 रुपए की डेफिशिएंसी बियर करनी है। अब पार्टनर ए का प्रॉफिट ही कुल 3,000 है। अब 3,000 में से 4,000 रुपए की डेफिशिएंसी यदि करता हूं माइनस तो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। इसीलिए कहता है यदि गारंटीइंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर इनसफिशिएंट है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तब मैं ऊपर वाली एंट्री पास करूंगा। दूसरा नोट, इसके बारे में और डिस्कशन आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले। दूसरा नोट कहता है इन केस गारंटी प्रोवाइडेड बाय फर्म और मोर देन वन पर्सन्स और पार्टनर्स एंड रेशियो इन विच डेफिशिएंसी विल बी शेयर्ड इज साइलेंट, तो हमेशा इनका जो ओरिजिनल रेशियो रहेगा वही गारंटी रेशियो माना जाएगा। बच्चों ये बात थी जब गारंटी प्रोवाइड की पार्टनर ने पार्टनर को या फिर फर्म ने पार्टनर को। मैंने बताया अकाउंटिंग वैल्यूएशन किस तरह से करना है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। दोनों केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर था। अगला, जब गारंटी दी है पार्टनर ने फर्म को, पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी कि मेरी वजह से इतने अमाउंट का प्रॉफिट कम से कम होना ही है, इनकेस उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूंगा। तो यहां पर मुझे वैल्यूएशन बहुत सिंपल है, जितनी पार्टनर ने गारंटी दी वो अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और जितना प्रॉफिट पार्टनर ने फर्म के लिए अर्न किया वो भी गिवन होगा क्वेश्चन में। इनकेस वो गिवन नहीं है तो कुछ मेथड गिवन होगा जिससे हम वो कैलकुलेट कर सकें। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ दोनों अमाउंट मुझे गिवन होंगे, जितना पार्टनर ने गारंटी दी फर्म को और जितना फर्म को प्रॉफिट हुआ उसके ब्याज पे। गारंटी गिवन में से माइनस कर देंगे प्रॉफिट अर्नड, अपने आप आ जाएगी डेफिशिएंसी। इनकेस पार्टनर ने उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है तो वहां पर फर्दर गारंटी प्रॉफिट का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट केवल तब होना है जब गारंटी प्रॉफिट ज्यादा है, पार्टनर ने फर्म के लिए प्रॉफिट कमाया कम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? यह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहता है उस पार्टनर की कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट में से जितना प्रॉफिट, जितना डेफिशिएंसी आया वो कम कर देंगे, और फर्म का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नोट कहता है इन केस बोथ गारंटी आर गिवन, गारंटी पार्टनर जो पार्टनर एक पार्टनर ने पार्टनर को दी है और पार्टनर ने फर्म को दी है, एक क्वेश्चन में दोनों ही गारंटी गिवन है। तो यहां कहता है सबसे पहले फर्म का टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालो। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तब निकाल पाएंगे जब पहले गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म हम करेंगे परफॉर्म। तो नोट कहता है यदि दोनों गारंटी गिवन है तो पहले आप
पार्टनर टू फर्म वाली गारंटी फुलफिल करोगे, उसका अकाउंटिंग वैल्यूएशन, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, उसके बाद पार्टनर टू पार्टनर या फिर फर्म टू पार्टनर वाली गारंटी अप्लाई करोगे अकाउंटिंग वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट के साथ। बच्चों यहां पर एक गारंटी और आती है, ये गारंटी है जब फर्म में कोई मैनेजर या फिर एम्प्लॉई है, फर्म उस मैनेजर और या फिर एम्प्लॉय को एज अ पार्टनर बना लेता है। अब पार्टनर बना क्यों रहे हैं? पहला रीजन है कि पार्टनर्स जितने भी एग्जिस्टिंग या फिर एक या दो पार्टनर है वो सोच रहे हैं इस मैनेजर या फिर एम्प्लॉय को फर्म में पार्टनर बना लें तो फर्म का बेनिफिट है, ये फर्म के ज्यादा अच्छे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे या फर्म के बारे में अच्छे सोच पाएंगे। वो मैनेजर या फिर एम्प्लॉय कहता है कि इनकेस फर्म में लॉस हो गया, जब मैं पार्टनर नहीं था तो मेरी फिक्स्ड सैलरी थी, मेरा फिक्स्ड कमीशन था, आज यदि मैं पार्टनर बन गया तो मेरा लॉस हुआ तो ना मुझे कमीशन मिलेगा ना सैलरी। तो यहां पर पार्टनर उससे गारंटी देते हैं कि आपको जितना पहले प्रॉफिट मिल रहा था उतना तो मिलेगा ही एटलीस्ट। तो यहां पर गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ गया उनकी सैलरी और कमीशन का। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही प्रोविजन अप्लाई हो या फिर किसी क्वेश्चन में गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पहले से ही फिक्स्ड हो। यहां मैं मान के चल रहा हूं गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उस मैनेजर या फिर एम्प्लॉय का सैलरी प्लस कमीशन। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा? सबसे पहला स्टेप उनका एग्जिस्टिंग क्लेम कितना था जब वो मैनेजर या फिर एम्प्लॉय के फॉर्म में बिजनेस में काम कर रहे थे, उनका सैलरी प्लस कमीशन मुझे निकालना होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पार्टनर बनने के बाद उनका कितना प्रॉफिट है, तो कैसे निकालेंगे? अब सैलरी और कमीशन अलाउ नहीं करेंगे, जो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा उस रेस्पेक्टिव मैनेजर और एम्प्लॉय जो पार्टनर बन गया उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंपेयर कर लेंगे डेफिशिएंसी स्टेप 1 में जो वैल्यू आई उसमें से माइनस कर लेंगे आज जो उसे प्रॉफिट मिल रहा है। इनकेस आज प्रॉफिट मिल रहा है ज्यादा, पहले मिल रहा था कम, तब कोई भी डेफिशिएंसी राइज नहीं होगी, तब फिर फर्दर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन यदि जो पहले प्रॉफिट इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी कमीशन ज्यादा मिल रहा था, आज प्रॉफिट कम मिल रहा है, तब मुझे फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। नोट याद रखना है, इट मे बी पॉसिबल दैट above guarantee fulfilled by all partners or one partner then deficiency will be bear accordingly। हो सकता है जो डेफिशिएंसी है वो कुछ एक ही पार्टनर या सारे पार्टनर बियर करने के लिए रेडी है, तो हमें उस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करना होगा। क्या ट्रीटमेंट रहेगा? जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी उनका कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, और जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसका कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्रेडिट। एंट्री केवल तब होगी जब फर्म लॉस में है, इनकेस फर्म प्रॉफिट में है तब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू नेट प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, उस केस में ये एंट्री में पास नहीं करूंगा। ये बात थी बच्चों गारंटी प्रॉफिट के अकाउंटिंग वैल्यूएशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। मैंने गारंटी सबसे पहले डिस्कस की पार्टनर टू पार्टनर फर्म टू पार्टनर वाली, फिर मैंने डिस्कस की जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, फिर मैंने डिस्कस किया कोई एग्जिस्टिंग मैनेजर या फिर एम्प्लॉय जो फर्म में आज बन गया है पार्टनर, तो उस केस में वो गारंटी फुलफिल कैसे होगी। अब बात करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। मैंने वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट दोनों की बात कर ली है। यहां क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अमन, बबीता और सुरेश 3 पार्टनर हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:2:1। अब पार्टनर सुरेश को गारंटी दी गई कि आपको कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा एवरी ईयर, और जो भी डेफिशिएंसी रहेगी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को, बबीता ने पार्टनर सुरेश को गारंटी दी है। गारंटी है मेरी पार्टनर टू पार्टनर वाली, गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 10,000। ये गिवन नहीं है गारंटी किस प्रॉफिट में से दी जाएगी, तो मानेंगे डिविजिबल प्रॉफिट में से, तो मानूंगा मैं डिविजिबल प्रॉफिट में से गारंटी दी है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप मुझे निकालना होगा, सबसे पहले तो मुझे अकाउंटिंग वैल्यूएशन करना है, फिर बात करूंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मुझे सबसे पहला स्टेप ये कैलकुलेट करना है कि जो पार्टनर को गारंटी दी गई है उसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है। आगे कहता है प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर का है वो आया 40,000 और सेकंड ईयर का प्रॉफिट आया 60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था वो केवल तब करूंगा जब फर्म लॉसेज में है या फिर फर्म के पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि फर्म के जो पार्टनर ने गारंटी दी है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को बियर कर पाए। मेरा पहले केस में 40,000 रुपए का प्रॉफिट है, जो गारंटी मिली है पार्टनर सुरेश को उसका शेयर है 1/5, तो 40,000 का 1/5 उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट वो आ रहा है मेरा 8,000।
मुझे स्टेप नंबर 1 अकाउंटिंग वैल्यूएशन, सबसे पहला स्टेप डिविजिबल प्रॉफिट जो मेरा क्वेश्चन में गिवन है 40। स्टेप नंबर 2 गारंटीड पार्टनर का एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आया स्टेप 1 मल्टीप्लाई में उसका शेयर, तो यहां से अमाउंट आ गया था मेरा 8000। स्टेप 3 डेफिशिएंसी जो आई, इसका गारंटी प्रॉफिट है 10,000 और इसका एक्चुअल शेयर आया 8,000, तो इसका मतलब डेफिशिएंसी इसकी आ गई 2,000। इसका मतलब इसे 2,000 रुपए का प्रॉफिट और मिलना है, वो प्रॉफिट देने वाला पार्टनर है बबीता। अब इस केस में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना होगा, मुझे कोई भी पार्टनर की कैपिटल के थ्रू एंट्री पास नहीं करनी। अब देखें एडजस्टमेंट किस तरह से होगा। मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं अकाउंटिंग एंट्री की बात पहले करूं, अकाउंटिंग एंट्री की, तो सबसे पहले ही कहता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है जो फर्म ने कमाया 40,000 रुपए का, ये बांट दो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में बांटेंगे। किस अकाउंट के थ्रू? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन थ्रू। तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बाई नेट प्रॉफिट 40, यहां आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर अमन, बबीता और सुरेश। अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से करता ये क्वेश्चन, तो मुझे करना था इस तरह से 40,000 रुपए का प्रॉफिट, ये बांटेंगे तीनों में 40,000 2:2:1 में, तो 40 बांटेंगे तो 16,000 पहले पार्टनर को, 16,000 दूसरे पार्टनर को और 8,000 तीसरे पार्टनर को। फिर इसके बाद बबीता के कैपिटल अकाउंट से 2,000 करेंगे विड्रॉ और ये पहुंचाएंगे सुरेश के अकाउंट में। तो एंट्री होनी चाहिए थी बबीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपीज से। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही प्रॉफिट का नेट इफेक्ट, नेट एडजस्टमेंट करना है। मतलब इस 40,000 रुपए के प्रॉफिट में से ही यही आपको एडजस्टमेंट करना है नेट, कि सुरेश को कितने मिलने थे? सुरेश को मिलने थे गारंटी प्रॉफिट के 2,000 और सुरेश को मिलना था टोटल 10,000 रुपए का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट की जो गारंटी प्रॉफिट की डेफिशिएंसी है, ये बियर कैसे करनी थी? ये बियर करनी थी बबीता को, तो माइनस डेफिशिएंसी जो है 2,000। तो इसका मतलब बबीता का प्रॉफिट हो गया टोटल 14,000, इसका प्रॉफिट है 16,000 और इसका प्रॉफिट आ गया 10,000। ये है डेफिशिएंसी एडजस्ट करने का तरीका। टोटल ये आ गया आपका 40,000। दूसरा इसका तरीका करने का, मैं इस प्रॉफिट को इस तरह से नहीं लिखूं, मैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूं एक स्टेटमेंट बना के। स्टेटमेंट किस तरह से? स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तीन पार्टनर अमन, बबीता, सुरेश, यह स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तीन पार्टनर अमन, बबीता और सुरेश। पहले जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वो डिवाइड कर दें डिविजिबल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 वो आया 16,000, 16,000 और 8,000। एडजस्टमेंट फॉर गारंटी प्रॉफिट, एडजस्टमेंट फॉर गारंटी प्रॉफिट, इसे 2,000 रुपए का गारंटी प्रॉफिट मिलना है, ये डेफिशिएंसी बियर करेगी बबीता। तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट का नेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसे मिल गया 16, ये आ गया 14 और ये आ गया 8। तो फिर मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इस तरह का एडजस्टमेंट नहीं दिखाऊंगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट यहां लिख दूंगा 16, फिर बबीता के में 14 और सुरेश के में 8। अमन, बबीता, ये आ गया 14 और सुरेश के में 10,000।
इस तरह से। इनकेस यदि आप इस तरह का स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पर आपको जो वैल्यूएशन करने की प्रोसेस है ये आपको अप्लाई नहीं करनी होगी, आपका काम इस स्टेटमेंट के अंदर ही हो जाएगा। ये बात थी बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। इसी में दूसरा केस कहता है जब फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो 60,000 है, तो 60,000 वाले केस में यदि प्रॉफिट डिवाइड करता हूं तो 2:2:1 में डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 32, 5, 24,000, 24,000 और 12,000। गारंटी दी थी 10,000 के प्रॉफिट की, पार्टनर को प्रॉफिट हो गया 12,000। फर्दर फिर मुझे गारंटी प्रॉफिट का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। दूसरा केस जब कहता है ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर सी को मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 10,000 का एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 जो है 40,000, नेट प्रॉफिट है 40,000 रुपये। मुझे बनाना वापस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। 40,000 रुपये के प्रॉफिट में से जिस पार्टनर को गारंटी दी है सी, उसका शेयर है 2/10, तो उसका शेयर आएगा कुछ 8,000, उसका शेयर आएगा 40,000 का 2/10 जो आएगा 8,000। गारंटी मिली है 10,000 की, तो गारंटी में से अब डेफिशिएंसी आ गई 2,000 की। क्वेश्चन साइलेंट है, किस पार्टनर ने गारंटी दी है। यदि क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसके अलावा जितने भी पार्टनर बचे हुए फर्म में उन्होंने गारंटी दी होगी, किस रेशियो में, उनका जो ओरिजिनल शेयर है उस रेशियो में। तो मैं इस केस में या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट जो मैंने आपको पहले बताया था वैसे कर सकते हैं, यहीं प्लस माइनस करके, या फिर आप पहले बनाएं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फिर उसके बाद बना दें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बस प्रेजेंटेशन का तरीका है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर एबीसी 3, पार्टनर सी, पार्टनर बी और पार्टनर ए। सबसे पहले डिविजल प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, तो 40,000 बांटेंगे 5 3 2 में 20,000, 12,000 और 8,000। इसके बाद गारंटी प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट फॉर गारंटी प्रॉफिट, एडजस्टमेंट फॉर गारंटी प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलना था पार्टनर को 10,000 का, 8,000 मिल चुका है, तो इसे 2,000 रुपए का और प्रॉफिट मिलेगा। 2,000 रुपए का डेफिशिएंसी बियर करेंगे पार्टनर ए और बी अपने 5:3 में, तो ये आ जाएगा कुछ 250, तो 1250। इसकी कैपिटल में से माइनस, इसके प्रॉफिट में से माइनस और इसके में से 750 माइनस। तो मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नेट एडजस्टमेंट दिखाऊंगा 18,750 टू एज कैपिटल, 11,250 टू बीज कैपिटल और 10,000 टू सीज कैपिटल। तो ये आ गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगले केस में यह कहता है अमित, बबीता और सोनू 3 पार्टनर, रेशियो है 3:2:1। सोनू का जो शेयर है वो कम से कम 15,000 होगा प्रॉफिट में से। कौन सा प्रॉफिट मानेंगे, डिविजन। आगे कहता है बबीता गिव गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्नड बाय हर फॉर द फर्म शैल बी इक्वल्स टू हर एवरेज ग्रॉस फी अर्नड बाय 5 ईयर। मतलब बबीता ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं पिछले 5 साल में जो मैंने एवरेज फीस कमाई है उसके इक्वलेंट इस साल भी प्रॉफिट कमा के दूंगी। बबीता की पिछले 5 साल की जो एवरेज फीस है वो आई है 25,000। मतलब बबीता ने पिछले 5 साल में फर्म के लिए एवरेज 25,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है पर ईयर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जो प्रॉफिट है करंट ईयर का वो है 75,000। ग्रॉस फीस अर्नड बाई बबीता, जबकि बबीता ने प्रॉफिट कितना कमाया फर्म के लिए 16,000, गारंटी कितने की थी 25,000 की। फर्दर कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि 2 तरह की गारंटी है, पहली गारंटी पार्टनर टू पार्टनर, दूसरी गारंटी पार्टनर टू फर्म, तो उस केस में पहले जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है वो फुलफिल होगी, उसके बाद रिमेनिंग गारंटी फुलफिल होगी। तो इस वाले केस में सेकंड वाले पॉइंट की गारंटी पहले फुलफिल होगी। यदि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है उस गारंटी को फुलफिल करने का केवल एक ही एडजस्टमेंट है एंट्री के थ्रू। क्या एडजस्टमेंट होगा, यदि पार्टनर की गारंटी रह गई कम, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रह गया कम, गारंटी अमाउंट था ज्यादा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से वो अमाउंट हम डिडक्ट कर लेंगे। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर इसके बाद टोटल जो प्रॉफिट होगा उसे डिवाइड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। यदि डेफिशिएंसी आती है तो फिर जिस पार्टनर ने दी है गारंटी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। या मुझे
क्वेश्चन की डिमांड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये मेरा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाई नेट प्रॉफिट जो है 75,000 बाई, अब पार्टनर ने गारंटी दी थी मैं फर्म के लिए पैसा कमाऊंगी 25,000, क्योंकि कमाए केवल 16,000 है, तो पहले ये वाली गारंटी फुलफिल होगी, एंट्री होगी बबीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो बाई बबीतास कैपिटल ये रह गया 9,000 रुपये, क्योंकि गारंटी उसकी 9,000 रुपये से फुलफिल नहीं हो पाई थी, वो मैंने चार्ज कर लिया। अब फर्म के पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 84,000। पहले मैं 84,000 में देख लूंगा क्या जिस पार्टनर को गारंटी दी उसका शेयर गारंटी के इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं। उसका शेयर 1/6 है और अमाउंट आ गया टोटल 84,000, तो 84,000 का 1/6 ये आएगा कुछ 14,000, जबकि गारंटी है 15,000 की, तो मतलब गारंटी में डेफिशिएंसी आ गया। उसके लिए बनाऊंगा मैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आप स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बनाए बिना भी फर्दर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अलग से बनाता हूं, फिर इसके अंदर यहां से अमाउंट जो आएगा वो शो कर देंगे। अदरवाइज इसी के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन की, तो दिक्कत आती है प्लेसमेंट की, कहीं ना कहीं जगह आगे पीछे ऑकवर्ड लगता है दिखने में और प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं आ पाती है इसी वजह से। तो 3 पार्टनर अमन, बबीता और सोनू, अमित, बबीता और सोनू, अमित, बबीता और सोनू। जो डिविजल प्रॉफिट है अब मेरे पास आ गया वो 84,000, बांटेंगे पार्टनर में 3:2:1 में, तो ये आएगा 14,000, 28,000 और 42,000। अब ये तो गिवन था कि सोनू को 15,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये गिवन नहीं था कि गारंटी कौन सा पार्टनर बियर करेगा। मानेंगे दोनों ही पार्टनर बियर करेंगे, तो एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी प्रॉफिट ये आ गया 1,000, ये दोनों गारंटी बियर करेंगे 3:2 में, तो 600 और 400। प्रॉफिट ये आ गया टोटल 15, ये आ गया 27,600 और ये आ गया 41,400। इन दोनों की प्रॉफिट में से कम करना है, इसका इंक्रीज करना है। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, 2 पार्टनर्स कैपिटल अमित, बबीता और सोनू, ये आ गया 41,400 और 27,600, 15,000। ये आ गया 84,000। बच्चों एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है गारंटी प्रॉफिट का, तो केसेस या फिर श्योरिटी ज़्यादा है कि उसमें 100% डेफिशिएंसी आनी ही आनी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा या बहुत कम केसेस ही ऐसे होंगे जहां पर गारंटी प्रॉफिट का क्वेश्चन है एग्जाम में और उस केस में डेफिशिएंसी ना हो। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है एक्स और वाई 2 पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 2:1 है। 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने एक नया पार्टनर जेड एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और जेड को गारंटी दी गई मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है 1 लाख। कोई भी डेफिशिएंसी रहेगी वो पार्टनर बियर करेंगे एक्स और वाई अपने 3:2 में। फर्दर कहता है लॉसेज जो है करंट ईयर के वो है 1,20,000। मैंने आपको बताया था लॉस वाले केस में सबसे पहला स्टेप जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ लॉस है वो हम डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। वहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं बनाना, अवेलेबल अमाउंट ऑफ लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर इसके बाद मुझे एंट्री पास करनी होगी। तो पहले मैं इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट दूं। लॉस वाले केस में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही इस लॉस को बांट देता हूं। तो 2 नेट लॉस जो है 1,20,000 बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर एक्स, वाई और जेड। पार्टनर एक्स का लॉस, जेड का शेयर था कुछ 1/4, तो जेड का लॉस आ गया 30,000। रिमेनिंग 90,000 वो बांट देंगे 2:1 में, तो 60,000 और 30,000। ये आ गया टोटल 1,20,000। मैंने जो लॉस था 1,20,000 का
एक तरीका था बांटने का, मैं इनका पहले न्यू रेशियो निकालता फिर बांटता, लेकिन दूसरा तरीका मैंने पहले जेड को उसका रेस्पेक्टिव लॉस दे दिया 30,000 रुपये, अब रिमेनिंग लॉस रह गया 90,000, वो उनके ओरिजिनल शेयर में बांट दिया 2:1 में 60 और 30। अब पार्टनर जेड को गारंटी दी गई थी मिनिमम प्रॉफिट जो कि है 1 लाख रुपए, जबकि पार्टनर जेड को हो गया लॉस 30,000। मैंने पार्टनर जेड की कैपिटल कम कर दी, 30,000 से बढ़ानी थी कितने से, 1 लाख रुपए से। तो नेट अब मुझे जेड की कैपिटल 1,30,000 रुपए से बढ़ानी होगी। एंट्री होगी जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसका अकाउंट क्रेडिट, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसका अकाउंट डेबिट। यहाँ गारंटी दी है एक्स और वाई दोनों ने, तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट और 2 जेड्स कैपिटल। ये आ गया 1,30,000। इनका जो डेफिशिएंसी बांटने का रेशियो होता 3:2, तो 3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 84,000 और 84, 78 और 52,000। ये बात थी बच्चों, जब केस में लॉस है तब मैं किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा और किस तरह से मैं एंट्री पास करूंगा। अगला केस, इसमें कहता है ए और बी दो पार्टनर है फॉर्म में, इनका रेशियो है 4:1 इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज ऑफ देयर एम्प्लॉई एस। एक एम्प्लॉई एस है जिसे हु वाज इन रिसीट ऑफ सैलरी ऑफ 2400, जिसे मिलती है सालाना सैलरी एंड कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। उसे मिलता है 5% कमीशन नेट प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद। दे टुक हिम इनटू द पार्टनरशिप, जब वो एम्प्लॉय था उसे मिलता सैलरी और कमीशन, अब उसे वो पार्टनरशिप में लिया है, मतलब पार्टनर ले आए, उसे उन्होंने पार्टनर बना लिया। अब वो एम्प्लॉय नहीं था तो ना उसे सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा। तो पार्टनरशिप में एंटर होने के बाद उसका शेयर फिक्स किया गया 1/8। आगे द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्यूनरेशन, मतलब पहले उसे जितना रेम्यूनरेशन मिलता था यदि पार्टनर बनने के बाद ज्यादा मिलता है तब to which S become entitled will be paid out of A's share of profit। मैंने जो पीछे नोट्स में आपको बताया वो केस अपोजिट था, ये केस अपोजिट है। वहां अपोजिट केस ये था कि यदि मैं किसी एम्प्लॉय या मैनेजर को एज अ पार्टनर एडमिट करता हूं फर्म में, इन्हें पहले रेम्यूनरेशन मिलता था ज्यादा, आज मिल रहा है कम, तो वो रेम्यूनरेशन जिस पार्टनर ने या फिर पूरी फर्म ने गारंटी दी है वो अपने एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा केस, जब एम्प्लॉय को पार्टनर बनने के बाद प्रॉफिट मिलता है ज्यादा, पहले मिल रहा था कम, तो जिस पार्टनर की वजह से वो एम्प्लॉय फर्म में पार्टनर बनाए उसका हिस्सा केवल वही बियर करेगा, ना कि दूसरा पार्टनर। जैसे मेरे वाले केस में एस का पहले एम्प्लॉय के फॉर्म में उसका सैलरी और कमीशन निकालूं तो एस की सैलरी 2400, एस का कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन 57,000 का। यदि कमीशन निकाला जाए तो 57 माइनस 2400 मल्टीप्लाई बाई 5/105, तो यहां से एस का जो कमीशन आएगा 57,000 माइनस 2400, ये कमीशन आ रहा है कुछ 2600 रुपए। एस का कमीशन आ गया 2600। तो एस जब एस एम्प्लॉय था उसे मिल रहा था टोटल 5,000 रुपए का सैलरी प्लस कमीशन, लेकिन आज जैसे ही वो पार्टनर बन गया उसे सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, उसका केवल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, वो भी कितना 57,000 का 1/8 जो आएगा 7125। तो यहां पर पार्टनर बी का कहना है कि जब एस एम्प्लॉय था तब उसे मिल रहा था टोटल 2400 और 2600 5,000, आज जब ये पार्टनर बन गया है तब इसे मिलेगा 7,125। तो जो 2,125 रुपए का लॉस है वो मैं बियर नहीं करूंगा, ये बियर करना होगा स्पेसिफिक पार्टनर ए को। मैंने नोट्स वाले केस में बताया है इसका अपोजिट केस कि जब मैनेजर या फिर एम्प्लॉय फर्म में पार्टनर बन जाता है और फर्म के पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कम है, तब वहां पर वो डेफिशिएंसी जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो बियर करेंगे। यहां वाले केस में पार्टनर बनने के बाद उसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, तो जो दूसरा पार्टनर उसे दिक्कत है कि इसे 2125 कम मिलते यदि ये एम्प्लॉय रहता, तो इसलिए 2125 में से मैं एक भी रुपया बियर नहीं करूंगा। 2125 कहां से आया, 2600 इसका कमीशन, 2400 इसकी सैलरी, टोटल 5,000, जबकि इसका प्रॉफिट आ रहा है 7,125। तो 2125 रुपए का जो डेफिशिएंसी है वो पार्टनर ए को बियर करना है। तो इस केस में मुझे जो प्रॉफिट बांटना है वो किस तरह से बांटेंगे वो देखें। मुझे प्रॉफिट बांटना है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में। जो अमाउंट
लास्ट में आएगा, फिर वो मैं P&L एप्रोप्रिएशन में कर दूंगा पोस्ट स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वापस पार्टनर 3, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर एस, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर एस। अपने पास जो डिविजिबल प्रॉफिट है, इस डिविजिबल प्रॉफिट में से पार्टनर बी का कहना है एस के पार्टनर बनने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो मैं बियर नहीं करूंगा, इसीलिए पहले पार्टनर एस को एम्प्लॉय मानते हुए इसका एम्प्लॉय के फॉर्म में जो कंपनसेशन बन रहा था वो दे देंगे 5000, रिमेनिंग कितना बचा 52,000, 52,000 मतलब 52,000। इसे इनके रेशियो में, रेशियो है 4:1, तो 52,000 ये बांट देंगे 4:1 में, तो ये आ रहा है 41,600 और 10,400। अब पार्टनर एस को एक्सेस अमाउंट की गारंटी दी पार्टनर ए ने, तो एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी प्रॉफिट जो आ रहा है 2125 एक्स्ट्रा, ये बियर करेगा पार्टनर ए केवल, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट। तो 41,600 माइनस 2,125, ये आ गया 39,475, ये आ गया 10,400 और ये आ गया 7,125। तो P&L एप्रोप्रिएशन में ये आ जाएंगे तीनों डेबिट साइड में, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू एस कैपिटल। बच्चों ये बात थी ओवरऑल गारंटी प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के बारे में। गारंटी गिवन बाई पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर, और गारंटी गिवन टू एग्जिस्टिंग मैनेजर और एम्प्लॉय विच इज बिकमिंग पार्टनर ऑफ द फर्म। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक बच्चों डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। अगले लेक्चर में बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट टेबल के बारे में, कि जब फर्म ने कोई एडजस्टमेंट करते वक्त गलती कर दी तो उसे हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैसे सुधारा जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ते रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।